हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं केवीपीवाई एसए 2021 के केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। इसके साथ ही हम लोग चैप्टर की एनालिसिस भी करेंगे, किस चैप्टर से क्वेश्चन था और कितना टफ उसे माना जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन दिया गया है, जहां पर P और Q के बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.5 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन P की 2 है और Q की 0 है। एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया जाता है, फिर P का आधा अमाउंट हटा दिया जाता है और फिर से इक्विलिब्रियम लाया जाता है। इसमें जो फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उस टाइम पर Q की कंसेंट्रेशन हमें बतानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं। मान लेते हैं 2 - x हो गया होगा P का कंसेंट्रेशन और Q का x। तो x बाई 2 - x इज इक्वल टू 1.5 या 3/2। यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3x। यहाँ से x आ गया 1.2। तो अब हमें क्या मिल गया कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसे चेंज करके 0.8 और 1.2। अब हमें कहा गया है कि हमने P की आधी अमाउंट हटा दी है, तो हमें मिला 0.4 और ये रह गया 1.2। अब फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.4 प्लस y, क्योंकि इस बार इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगी, हमने P को हटाया है। ले चार्टलेस प्रिंसिपल से जानते हैं, जब हम लोग रिएक्टेंट को कम करते हैं तो प्रोडक्ट वापस रिएक्शन को करवाता है और पीछे की तरफ बढ़ जाती है रिएक्शन। ये 1.4 प्लस वाई, तो ये 1.2 माइनस वाई। अब हम इसे भी 1.2 माइनस वाई बाई 0.4 प्लस वाई को 3/2 से इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो होगा 0.24। अब हमसे क्या पूछा गया है कि फाइनल Q की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो हमें पता है कि 1.2 माइनस वाई था, मतलब 1.2 माइनस 0.24, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.96। ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी हो सकता था अगर आप इसको थोड़ा टाइम लेकर बनाते। वैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना था नहीं, बेसिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स लगाने थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 32। यहाँ पर हमें 3 प्रोसेसेस की वर्क डन को कंपेयर करने के लिए कहा गया है। हम ग्राफ से जानते हैं कि आइसोबारिक का ग्राफ, पीवी ग्राफ अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा होता है, आइसोथर्मल का कुछ ऐसा होता है, और क्योंकि एडियाबेटिक का कर्व स्लोप ज़्यादा होता है तो वो इस तरह का ग्राफ बनाएगा अगर हम फाइनल वॉल्यूम को फिक्स कर दें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया आइसोबारिक के अंदर होगा, फिर आइसोथर्मल के अंदर होगा और फिर एडियाबेटिक के अंदर होगा। तो इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया गया है H2 और Cl2 को मिक्स करके HCl बनाया गया है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें मोल कॉन्सेप्ट लगाना था। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। यहाँ पर Cl2 की वॉल्यूम कम है और क्योंकि इक्वल रेशियोज में ये रिएक्ट कर रहे हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर Cl2 होगा। मतलब Cl2 के यहाँ कितने मोल्स हैं, 1/4, और इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसके 1/4 मोल से इसका 1/2 मोल बनेगा। तो जो हमें फाइनल HCl के मोल्स मिलेंगे वो होंगे 0.5 या 1/2। आगे हम लोग बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 34 में अ बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, द रेट ऑफ एमिशन क्वांटा पर सेकेंड ऑफ द बल्ब इज इतना, द पावर ऑफ द बल्ब इज। इसमें कुछ नहीं करना, बेसिक हमें hc/λ से एनर्जी निकालनी होगी और उसको जितना भी पर सेकेंड क्वांटा एमिट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसका कैलकुलेशन करके हमें ये मिल जाएगा। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो उसे आप यहाँ बैठा दें 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बाई 0.57 इंटू 10⁻⁻6, और इसे n जो यहाँ पर दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 14.3 इंटू 10⁻19। ये 19 गया, ये 6 गया, ये 33 हो जाएगा, तो नीचे एक 10 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर है, 14.33 इंटू 6.63 इंटू 3 बाई 5.7, ये आता है 50.004। तो जो हमें ऑप्शन दिया गया था इंटीजर टाइप था, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के पास। आइसोलेटेड चेम्बर 2 हाफ में पार्टीशन किया गया है, एक पार्टीशन में होल किया गया और फुल चेम्बर में एक्सपैंड। हमने पढ़ा था फ्री एक्सपेंशन में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि फ्री एक्सपेंशन होते वक्त टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करती। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 करना होता है। और क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हमें यहाँ दिया भी गया है, तो उसके साथ प्रेशर चेंज होगा, ना इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ना टेम्परेचर चेंज होगा, और क्योंकि वर्क डन 0 होता है तो हीट भी चेंज नहीं होने वाला।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। आयोडीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद मॉलिक्यूलर आयोडीन इज स्लो रिवर्सिबल। ये हाइड्रोकार्बन्स का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। हम लोग जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज किया जाए आयोडीन के साथ तो वो रिएक्शन हो जाती है HNO3 HiO3 जैसा। HNO3 तो नहीं, यहाँ पर HiO3 दिया गया ऑप्शन में, तो आप इसे मार के आगे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 37 की तरफ। तो 1 मोल बेंजीन 1 मोल नाइट्रोबेंजीन 1 मोल एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। फ्रीडल-क्राउच रिएक्शन है सिंपल सी। नाइट्रोबेंजीन हम लोग जानते हैं कि डीएक्टिवेट हो जाता है रिंग उसका नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंस के कारण, ये हमने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा भी था। और उसके कारण क्या हुआ कि जितने भी एसिटाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो बेंजीन से रिएक्ट करेंगे, और हम लोग जानते हैं फ्रीडल-क्राउच रिएक्शन में वो बेंजीन पर आकर डायरेक्टली जुड़ जाएंगे COCH3, मतलब एसिटोफिनोन बना लेंगे। हम लोग को बस यही लिख के आगे बढ़ना था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 38 पर। तो ये कार्बोकटायंस का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने क्लास वाले डिस्कशन में भी इसे लिया था। ये एक एरोमेटिक कार्बोकटायन है, ये एक एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन है। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले एरोमेटिक वाला, फिर रेजोनेंस वाला, फिर नो इफेक्ट वाला, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक वाला आएगा, जो कि इसका सी ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, आपको बस ऑब्जर्व करना था। हमें यहाँ पर 5 कार्बन्स चाहिए। इसमें 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, लेकिन इसमें अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 4 कार्बन का मॉलिक्यूल दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यही उसका स्ट्रक्चर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 में हमें जो दिया गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये एक सिन एडिशन होता है। हाइड्रोकार्बन्स वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहाँ मैंने बताया था कि ये रिएक्शन एक सिन एडिशन होती है। तो क्योंकि यहाँ पर पहले से एक ग्रुप लगा हुआ था, तो यहाँ पर जब एडिशन होगा तो H नीचे जाएगा, H अगर ऊपर आएगा तो उसके साथ OH ग्रुप भी ऊपर आएगा और ये डबल बॉन्ड हट जाएगी। सिमिलरली अगर H नीचे ऐड हो रहा है तो उसके साथ OH भी नीचे ऐड होगा, और ये जो इसके साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ऊपर चल जाएगा प्लेन के। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन बी तो कभी नहीं होने वाला था। ऑप्शन ए में यहाँ पर एंटी एडिशन का रिएक्शन दिखाया गया है, जो कि नहीं होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ। और ऑप्शन सी में गलत जगह जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मार्कोव-निकोव रूल फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 41 की तरफ। तो यहाँ पर लिथियम मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है। अगर आप NCERT बेसिक भी पढ़ के गए होंगे तो वहाँ पर एस ब्लॉक में दिया गया है इस चीज़ के बारे में। उनके आयोनिक साइजेस ऑलमोस्ट सेम होती हैं। बाकी 3 जो चीज़ें हैं वो उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो आप इस कॉमन सेंस को भी लगाते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। हम लोग जानते हैं कि जब एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होता है तो वहाँ पर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। वो चीज़ यहाँ पर दी भी गई है। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जिसका मतलब कि ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब ये कपल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसके कारण डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं हो सकती। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तब जाकर कुछ अलग रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पर ऐसे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो भी सकते हैं, लेकिन एक बेसिक डिसोल्यूशन में कुछ ऐसा नहीं होगा। और ये जो ब्लू सॉल्यूशन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ। तो थायोनिल टेट्राफ्लोराइड के बारे में यहाँ दिया गया है। ये होता है SOF4। हमने आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग वाले स्ट्रक्चर में कि जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर प्लेन में रहेंगे, इस ट्राइगोनल प्लेन में। और कुछ नहीं, आपको बाकी जगह पर बस फ्लोरीन को डाल देना है। ये करते ही आपको स्ट्रक्चर मिल जाता और आप आसानी से इसका आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप NCERT पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। वरना अगर आपने P ब्लॉक पढ़ा होगा क्लास 12 का, अभी आप क्लास 12 में आ ही चुके होंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ दी गई है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जानते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइड की गई है। और क्योंकि ऑक्सीजन सबसे छोटा है इस ग्रुप में तो उसकी बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, सल्फर उससे बड़ा तो उसकी थोड़ी वीक। इस तरह से ये ऑर्डर आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ये भी मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोरस पर सबसे पहले आपको एक डबल बॉन्ड लगाना है, उसके बाद ही बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अरेंज करना है।
H3PO2 में ये एक OH होता है, बाकी 2 H होते हैं, मतलब सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन। H3PO3 में एक O यहाँ भी आ जाता है, मतलब 2, और H3PO4 में एक ऑक्सीजन यहाँ भी आ जाता है, तो मतलब 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था, आप इसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। ओवरऑल केमिस्ट्री का पेपर का सेक्शन 1 बहुत ही आसान था। एक दो क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो सकते थे अगर आप उन पर टाइम देते तो, लेकिन ऐसा कुछ न बनने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था जो चीज़ आपको पढ़ाई नहीं गई हो। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन था हाइड्रोकार्बन हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला ये produce a tertiary alcohol upon treatment with a few drops of Kong sulfuric acid and water. The same hydrocarbon when reacted with acidic potassium permanganate produce ketone and carboxylic acid. सबसे पहली चीज़ थी कि आपको टर्शरी अल्कोहल देखते ही पहचान जाना चाहिए था कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनने वाला है, क्योंकि आपको एक टर्शरी कार्बन तो चाहिए ही। तो हमें यहाँ पर 5 कार्बन पूरे करने थे, हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट चीज़ इसके अगले पार्ट ऑफ क्वेश्चन से आती है कि एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, हमें पता है कि वो एल्कीन वाली बॉन्ड को तोड़कर वहाँ पर ऑक्सीजन लगा देता है, तो एक कीटोन बना रहा है ये बॉन्ड। मतलब ये बॉन्ड अगर यहाँ होती तो ये टूटकर CO2 बना लेता, ये वाला जो है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है कि कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बॉन्ड हम यहाँ बनाने के बदले इस साइड बनाएंगे, जो कि यहाँ पर 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन के रूप में आएगा सामने। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 72 नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अनऑर्गेनिक कंपाउंड वर एस्टिमेटेड बाय डूमास मेथड। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था। पाइरीडीन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको याद होना चाहिए पाइरीडीन किसे कहते हैं। ये आपको अगर याद होगा तो आप डायरेक्टली इसमें देख सकते हैं, ये C5H5N होता है। इसमें आप नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, नाइट्रोजन की परसेंटेज, मास परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। तो यहाँ पर अगर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ी होगी, आपको ये रिएक्शन पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते, वरना इसे थोड़ा टफ माना जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 74 पर। तो 74 में आपको याद करना होगा, मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था ये चीज़, कि अगर हमें एक टाइट्रेशन दी जाए तो वहाँ पर जो भी इंडिकेटर उस टाइट्रेशन की रेंज के बाद जो कंपाउंड बन रहा है उस रेंज में लाई कर रहा हो, वही इंडिकेटर यूज करना चाहिए। यहाँ पर हमें एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो इससे एक सॉल्ट बनेगा Na। इस सॉल्ट को जब हम लोग वापस डिसॉल्व होगा, मतलब ये सॉल्ट जब वापस पानी में आएगा, तो इसका जो pH होगा, इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, 7 + ½ × pKa + log C। कुछ नहीं करना था आपको, बस इसमें वैल्यू बिठा देनी थी। pKa क्या होता, 5 - log 1.8 और log C हो जाता -1। सिंपल सी चीज़ थी। अगर आप इसे करके देखेंगे तो ये अराउंड 8.8 के आसपास कुछ आ रहा है। इस रेंज में जो इंडिकेटर लाई कर रहा है वो है फेनोफ्थलीन। आपको इस इंडिकेटर की वैल्यूज़ दी गई थी, आपको उसे डायरेक्टली मारना था और आगे बढ़ना था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो एक पीवी ग्राफ दिया गया है जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका हमें T वर्सेस S ग्राफ बनाना था। सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस करनी थी यहाँ पर कि प्रेशर सेम होकर अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके साथ ही हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इन दोनों, इस ऑप्शन में घट रहा है और इस ऑप्शन में इक्वल रह रहा है टेम्परेचर। बस अब नेक्स्ट चीज़ आपको करनी थी कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रैंडमनेस बढ़ेगी, क्योंकि अब उन मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा वॉल्यूम है कवर करने के लिए, तो इसीलिए रैंडमनेस बढ़ना ऑब्वियस सी बात है। इस तरह से आप अगर एनालाइज करते तो आपको दिखता कि यहाँ पर क्योंकि इंट्रोपी सेम रह रही है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपको इंट्रोपी वाला फॉर्मूला भी पता है, उसमें भी बैठा कर चेक कर सकते थे, लेकिन ये एनालिसिस के थ्रू 1 से 2 मिनट के अंदर बन जाने वाला क्वेश्चन था। सेक्शन 2 केमिस्ट्री का मैं कहूँगा कि ज़्यादातर देख के बन जाने वाला क्वेश्चन था, और अगर आप इसे ढंग से अटेम्प्ट करते, आपको फॉर्मूला वगैरह पता रहते, तो ये काफ़ी आसान सा सेक्शन था। आप आसानी से इसमें 8 मार्क्स तो उठा ही सकते थे। केमिस्ट्री का ओवरऑल पेपर अगर हम लोग बात करें तो आप इसमें 25 में से 20 लाना आसान मान सकते हैं। इससे अगर आपको कम आ रहा है तो आपको अपनी केमिस्ट्री पर काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले वगैरह हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस वगैरह हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर हो गया या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC वाला चैप्टर हो गया, आप इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ लें ताकि नेक्स्ट एग्जाम आने तक आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लें, इन कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बना लें एक अच्छी। थैंक यू।